जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण के इस नए भाग में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं विषय भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियां। और साथियों, आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, भारतीय संविधान और भारतीय राजव्यवस्था अनिवार्य रूप से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका वेटेज कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन भारतीय संविधान और राजव्यवस्था जो है वो जीके पोर्शन का एक बहुत अभिन्न अंग है और हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, अनुसूचियों के संदर्भ में भी जो है परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। अगर अनुसूचियों के संदर्भ में नहीं आता है तो सूचियों के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो इन अनुसूचियों में ही हम तीनों सूचियों का भी आज विस्तार से उल्लेख करेंगे और हर अनुसूची के बारे में आपको विस्तार से बताने का मेरा प्रयास रहेगा। ये नहीं कि संबंधित किससे है, उसके बारे में और कोई अगर बात बनेगी विशेष रूप से तो वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस वीडियो की। तो देखिए साथियों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस स्थिति को कहा जाता है मूल संविधान। यह आप सभी जानते हैं। अगर प्रश्न में मूल शब्द आ जाता है इसका मतलब आपसे परीक्षक जो पूछना चाह रहा है वो एकदम प्रारंभ की स्थिति पूछना चाह रहा है। मूल संविधान जो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय साथियों शेड्यूल कहा जाता है अनुसूचियों को। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं साथियों जो आपको इंग्लिश में भी याद होने चाहिए। कई बार क्या होता है परीक्षा में ये हिंदी शब्द नहीं देकर अंग्रेजी शब्द आ जाता है। जैसे आ जाता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल शेड्यूल्स कितने हैं, तो कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, ज्यादातर जो है हिंदी मीडियम से संबंधित होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं साथियों जो आपको इंग्लिश में भी आने चाहिए। जैसे सूचियों को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, उसी तरह से अनुसूचियों को बोला जाता है शेड्यूल। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या थी साथियों 8। पहला प्रश्न ये बनता है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, आप सभी इस तथ्य को जानते होंगे। वर्तमान में अनुसूचियां हैं साथियों 12। अब इन सभी अनुसूचियों के बारे में हम बात करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। इनमें से निश्चित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट किसी अनुसूची से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा तो इन अनुसूचियों से ही जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले अपन लेंगे प्रथम अनुसूची। याद करते चलिए साथियों एकदम, और पूरा वाक्य याद नहीं कर आप केवल एक निश्चित शब्द को पकड़िए। वो शब्द मैं आपको बताऊंगा, उस शब्द के आधार पर आप सारे के सारे 12 की 12 अनुसूचियां याद करने में सफल हो जाएंगे। प्रथम अनुसूची क्या है साथियों, भारत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। प्रथम जो अनुसूची है वो भारत के राज्यों और भारत के संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। संक्षिप्त रूप में यदि मैं कहूं कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो उत्तर आएगा प्रथम अनुसूची। आपको केवल इतना ध्यान रखना है साथियों कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो वो मिलता है प्रथम अनुसूची में। अब देखिए, इससे संबंधित जो बात है वो ये है कि वर्तमान में इस अनुसूची में जो है वो राज्यों की संख्या
राज्यों की संख्या है 28। ये आप ध्यान में रखिए, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28 और यूनियन टेरिटरीज जिनको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या है 9। देखिए, भारत में राज्यों की संख्या 28 है, यूनियन टेरिटरीज संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 9 है। इसके संदर्भ में देखिए, कुछ मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं, वो आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिए साथियों, परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। अब ये प्रथम अनुसूची, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत सारा कार्य अभी पिछले साल 2019 में हुआ है। देखिए साथियों, 5 अगस्त 2019, ये तारीख आप ध्यान में रखिए। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में यह घोषणा कर दी गई थी कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो राज्य का अस्तित्व समाप्त कर देगा और उसके स्थान पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, जिनके नाम क्रमशः होंगे जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो इसमें प्रश्न सबसे पहला यही बनता है कि किस तिथि को यह घोषणा की गई थी कि भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो इसका उत्तर आएगा 5 अगस्त 2019। प्रश्न आप दोबारा सुन लीजिए, किस तिथि को यह घोषणा की गई थी कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के स्थान पर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाएगा और उनका नाम होगा क्रमशः जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके। अब साथियों, जम्मू कश्मीर जो राज्य है वर्तमान में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा नहीं रखता है। जब जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत वर्तमान में नहीं रखता है। जम्मू कश्मीर जो है वो अन्य राज्यों की तरह ही हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी वही कानून और वही संविधान लागू होगा जो संपूर्ण देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू होगा। अब देखिए साथियों, इसके संदर्भ में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, तारीख आ जाती है एक और, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है ये राष्ट्रीय एकता दिवस। और इसी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए साथियों, घोषणा की गई थी इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आए, तो अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में 2-3 बातें और मैं आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो बनाई गई है श्रीनगर को, और लद्दाख की राजधानी बनाई गई है लेह को। ये आप ध्यान में रखिए, राजधानियों के संदर्भ में आगे आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल जो बनाया गया है साथियों, वो बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। सभी तथ्य आप लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी दुविधा होती है गति मेरी तेज होने की वजह से, तो आप वीडियो को पॉज करके सारी बातें उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में या अपनी स्मृति में सुनकर याद रख सकते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बनाए गए थे, और 31 अक्टूबर 2019 को ही मध्य रात्रि को इन्होंने अपने पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। ये जो है साथियों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी निकट हैं, और नरेंद्र मोदी जो है इनकी कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, आईएएस अधिकारी हैं। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू।
इसके अलावा देखिए साथियों, एक बात आती है लद्दाख की। लद्दाख वाली बात आप ध्यान में रखिए। लद्दाख का जो प्रथम उपराज्यपाल बनाया गया है, ये बनाया गया है राधा कृष्ण माथुर को, जिसको मुख्य रूप से बोला जाता है आर के माथुर। राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल बनाया गया है, और ये जो है ये 1977 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, निश्चित रूप से परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, मेन जो चीज थी वो यही थी कि प्रथम अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, संपूर्ण भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो प्रथम अनुसूची है। अब इसके अलावा जो मैंने सारे जो फैक्ट्स बताए हैं आपको, वो आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में घोषणा की गई थी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर राज्य से 370 अनुच्छेद समाप्त कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों की तरह ही एक भारत का अभिन्न राज्य बना दिया जाएगा, अभिन्न क्षेत्र बना दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में भी इंडियन पेनल कोड की सभी धाराएं लागू होंगी। 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो ये दोनों राज्य जो संघ शासित प्रदेश थे ये अस्तित्व में आए। इनकी राजधानी आप ध्यान में रख लीजिए, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की है लेह। जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था, और लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया था राधा कृष्ण माथुर को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए साथियों, जहां राज्यों की बात चल रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत का सबसे नवीनतम गठित होने वाला राज्य, सबसे नवीनतम गठित होने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है वो सबसे नवीनतम गठित होने वाला राज्य है। 2 जून 2014 को ये नया राज्य भारत में अस्तित्व में आया था, और ये किस राज्य से पृथक होकर बनाया गया है, ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको इस नवीनतम संदर्भ में प्रश्न पूछ ले, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में न पूछकर आपको यह प्रश्न आ जाए कि भारत में नवीनतम गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप गलत मत कर दीजिएगा, कहीं आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका उत्तर कर दें। ये केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। राज्य आपसे पूछा जा रहा है, नवीनतम गठित जो राज्य है वो तेलंगाना था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से पृथक होकर इस राज्य को गठित किया गया था। अब देखिए, इसके बाद में अधिकांश विद्यार्थियों की जो मुख्य रूप से जो शिकायत आती है साथियों, वो आती है केंद्र शासित प्रदेशों की। अब देखो, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में साथियों? 9 है। अब ये 9 केंद्र शासित प्रदेश याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है साथियों के, और ज्यादातर तो विद्यार्थियों की जो है इनकी राजधानियां याद करने में दिक्कत होती है। तो देखो, इसका एक छोटा सा सूत्र है साथियों, क्योंकि सूत्र आप वहां अप्लाई करो जहां एक सूत्र से बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं। तो देखो, इसमें क्या है, थोड़ी सी हंसी वाली बात है, हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिल दे दो, और दिल तो हम एक दूसरे को दे चुके हैं साथियों। दिल से दिल का जुड़ाव हो चुका है हम सबका। मेरे इस चैनल का ये प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक जानकारियां अपने प्रतियोगी भाई बहनों को दे सकूं, ताकि वो भविष्य में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम फहरा सके। और आपकी ये इच्छा है कि आप अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण करें और विकास के पथ पर अग्रसर हों। तो हम दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है। मेरा उद्देश्य है आपको सफलता दिलाना,
और आपका उद्देश्य है मेरे चैनल के वीडियोस के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित करना। तो देखिए साथियों, ये सूत्र है एक, चलो दिल्ली दे दो आप जाके लद्दाख में। इसको एकदम साथ में लिख दीजिए, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। अब देखिए साथियों, सूत्र है एकदम सरल है, आपकी याद भी हो गया होगा, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। ये जो शब्द है में, इसका आप कोई भी उच्चारण यहां नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें जाना ही होगा, तो लद्दाख में जाएंगे। देखो इससे क्या होगा, 9 के 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है इसमें। च का मतलब हो गया साथियों चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी आपको पता ही है, इसकी राजधानी जो है वो स्वयं चंडीगढ़ है, और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की जो है राजधानी भी चंडीगढ़ है। दूसरी देखो साथियों, आ रहा है लो, यहां ले से बन जाएगा लक्षद्वीप। ले से आप ध्यान में रखिएगा, ले से बनेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो है कारवती। देखिए साथियों, लक्ष्य अर्जित हो जाएगा तो आप कार की सवारी करने का आनंद ही और कुछ महसूस करेंगे। तो लक्ष्य अर्जित करो और कार को प्राप्त करो, या तो आप अपनी मेहनत के दम पर ले आएंगे, या फिर आपको ये प्राप्त हो जाएगी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो ये याद रखिए, लक्षद्वीप की राजधानी है लक्ष्य कार। लक्ष्य क्या है आपका, नौकरी लगना, और नौकरी लगकर एक शानदार सी गाड़ी लाना, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी आपको पसंद हो। तो लक्ष्य है कार अर्जित करने का, तो लक्ष्य हो गया कारवती। तीसरा देखिए साथियों, तीसरा इसमें आ रहा है दिल। दिल को अलग मत कीजिए साथियों, इसको कभी नहीं तोड़ना है, इसको हमेशा जोड़ते रहना है। तो दिल का मतलब हो गया यहां पर हमारी दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी आपको पता ही है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली के संदर्भ में आपको एक बात मैं आप शेयर करना चाह रहा हूं। दिल्ली 69वें संविधान संशोधन 1991, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको बोला जाता है नेशनल कैपिटल रीजन, घोषित कर दिया गया है। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन किस संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया है, तो वो किया गया है 69वें संविधान संशोधन वर्ष 1991 में। और दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, केवल 9 में से, जिनमें स्वयं की विधानसभा है तथा मंत्रिपरिषद है। ये तथ्य भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखो इसके बाद में है दे। दे का मतलब हो गया यहां पर दमन दीव, या दमन और दीव लिख लो। इसकी राजधानी जो है वो दमन है, दमन दीव की राजधानी दमन है। 2 का मतलब क्या हो गया, देखो कितने केंद्र शासित प्रदेश कवर कर लिए अपन ने, 1 6 2 3, चौथा दमन दीव। और 2 का क्या हो गया, दादर नगर हवेली। दादर नगर जो हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, इसकी राजधानी है सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या बताएंगे आप, सिलवासा है। इसके अलावा देखिए साथियों, अगला जो आ रहा है वो आ रहा है आप। आ से जो है वो अपना निकल रहा है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आती है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है साथियों, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और संविधान जब लागू हुआ था
तो इसके संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श भी किया गया था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए या राज्य बनाया जाए, लेकिन बाद में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये भारतीय राज्य क्षेत्र से काफी दूरी पर है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है और यहाँ जोरवे संस्कृति निवास करती है और उस जोरवे संस्कृति के रीति रिवाजों के साथ भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी और इस जोरवे संस्कृति के साथ जो है हस्तक्षेप करना भारत सरकार के द्वारा एक आपराधिक कार्य घोषित कर दिया गया है। जो यहाँ जोरवे संस्कृति है जिसको ग्रेट निकोबार जनजाति भी कहा जाता है, इस जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना भारत सरकार के द्वारा कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से अंडमान निकोबार को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन से दो कारण हैं? एक तो ये भारत के राज्य क्षेत्र से दूर है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है, पहला कारण। और दूसरा कारण जो है, इस अंडमान निकोबार में एक प्राचीन आदिम जनजाति निवास करती है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार जनजाति या जोरवे जनजाति, और इस जोरवे जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना भारत सरकार के द्वारा कानूनी अपराध घोषित किया जा चुका है। और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और अंग्रेजी शासनकाल में जो है काले पानी की सजा यहीं दी जाती थी, तो काले पानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए पै से जो तात्पर्य है यहाँ पर, पै का बनेगा साथियों पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी जो है वो है पुदुचेरी स्वयं है और इसका पुराना नाम था पौंडीचेरी। पुर्तगालियों के आधिपत्य में रहा था ये। वर्ष 1961 में ये जो पौंडीचेरी है ये पुर्तगालियों के प्रभुत्व से मुक्त हुआ था। अब आती है जाके। जाके का मतलब होता है जम्मू कश्मीर। ये नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को और इसकी राजधानी है श्रीनगर। और लास्ट है लद्दाख। ये आपको साफ पता चल रहा है, लद्दाख जो है वो लेटेस्ट केंद्र शासित प्रदेश है 90वें नंबर का और इसकी राजधानी है लेह। तो साथियों ये जो सारा का सारा है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने आपको बताया है। देखिए साथियों, मैं भी आपको केवल इतना सा बता सकता था कि भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुसूची पहली है और दूसरी अनुसूची जो है वो राजकीय पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची राजकीय पदाधिकारियों के द्वारा शपथ लिए गए प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में कौन से राज्यों से कितने सदस्य चुने जाएंगे इससे संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रशासन कैसे संचालित किया जाएगा इससे संबंधित है। सातवीं जो अनुसूची है उसमें तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची में भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त 22 सूचियों का उल्लेख है। तो साथियों ये सारी की सारी बातें 5 मिनट में भी बताई जा सकती हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। साथियों आप सोचते हैं कि 10 मिनट के इस कार्यक्रम में सारा का सारा टॉपिक आपको क्लियर कर दिया जाए तो वाह 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 बात बन गई शानदार। तो साथियों इससे बात नहीं बनेगी, ये आपकी असफलता का ही संकेत लेकर आएगा। आप इन अनुसूचियों से संबंधित कितनी बातें बनती हैं उनको आप पढ़िए, क्योंकि आप असफल होते हैं फिर वही चीज दोहराते हैं, फिर कोई किताब नहीं लाते हैं उसमें गहराई से जाते हैं, फिर असफल होते हैं तो कुछ और चीजों की प्रतीक्षा करते हैं। साथियों ये जीवन बहुत ही अनमोल है, ऐसे ही नहीं मिलता है। इस जीवन को आनंद के साथ जिएं और ऐसी मेहनत करें कि कम से कम प्रयास में आप अपने जीवन के उच्च मुकाम या लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। अब देखिए साथियों इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरी अनुसूची की या द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या बात कही है साथियों? भारत के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख। मतलब भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, राजनीतिक पदाधिकारी हैं,
उनके वेतन भत्तों से संबंधित जो अनुसूची है वो है दूसरी अनुसूची। आपको तो साथियों ये शब्द पकड़ना है, ये वाला शब्द, वेतन भत्तों से संबंधित। तो वेतन भत्तों से संबंधित अनुसूची कौन सी हो गई? वेतन भत्तों से संबंधित अनुसूची हो गई दूसरी अनुसूची। देखिए अब अपन थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हो कि वेतन भत्तों से संबंधित दूसरी अनुसूची है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, क्या परीक्षाओं में यह प्रश्न नहीं आता कि भारत के सर्वोच्च राजनीतिक पदाधिकारी राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, राज्यपाल को कितना मिलता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, आता है ना? तो वो सारा का सारा जो वेतन भत्ते हैं वो यही उल्लेखित है। आपको प्रश्न इसी टॉपिक में से पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर आपको राष्ट्रपति अध्याय में से वो टॉपिक नहीं, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, आपको अनुसूचियों में से पूछा जा रहा है। और कौन सी अनुसूची से वो प्रश्न क्रिएट किया जा रहा है? द्वितीय अनुसूची से। तो देखिए बात करेंगे अपन कौन से उनसे पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का इसमें उल्लेख मिलता है। पहले वो आप जान लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या मैं कह दूं राज्यसभा सभापति। तो ये बात गलत नहीं होगी। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष। चौथा है राज्यों में राज्यपाल। भारत का मुख्य न्यायाधीश। और राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये साथियों आपको ध्यान में रखने हैं। इनके वेतन के बारे में जो है आई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, राष्ट्रपति के वेतन के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। और आप सभी को पता है कि वर्ष 2018 में इन सभी पदाधिकारियों के वेतन में बहुत अत्यधिक वृद्धि की गई है। और अब जो लेटेस्ट जो वेतन है वो मैं आपके बीच साझा कर रहा हूं। राष्ट्रपति का वेतन है साथियों 5 लाख रुपए प्रति माह। ध्यान रखिएगा, आपको मैं वार्षिक वेतन नहीं बता रहा हूं, महीने का वेतन आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति महीने है। इसके अलावा साथियों जो अन्य भत्ते होते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं आपसे पूछेगा और न उनका कोई हिसाब किताब निकाला जा सकता है। आपसे केवल वेतन पूछा जाता है कि द्वितीय अनुसूची के तहत जो वर्तमान में वेतन है राष्ट्रपति का वो कितना है? वो 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है साथियों वो है 4 लाख प्रति माह। यह है वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन। उपराष्ट्रपति साथियों आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति जो वेतन प्राप्त करता है ये उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त नहीं करता है। ये राज्यसभा के पदेन सभापति के दायित्वों को संपन्न करने के रूप में वेतन प्राप्त करता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसे वेतन कितना मिलता है? 4 लाख रुपए इसको वेतन मिलता है। और एक बात ध्यान में रखिए, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों को समान वेतन मिलता है। दोनों का वेतन समान है। इसको भी 4 लाख मिलता है पर महीना और लोकसभा अध्यक्ष को भी कितना मिलता है? 4 लाख। अब देखिए अगली बात आ रही है राज्यों में राज्यपाल। राज्यों में जो राज्यपाल है उनका वेतन है 3.5 लाख पर मंथ। 3.5 लाख रुपए प्रति महीने वेतन है राज्यों में राज्यपाल का। अब देखिए साथियों, इसमें एक बात है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरे आगे आ भी चुकी है, आपने भी पढ़ रखा होगा कि एक ही व्यक्ति जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं इस चीज को कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको वेतन जो है वो कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए साथियों, ऐसा नहीं है उस स्थिति में उसका वेतन 7 लाख रुपए होगा।
आप कहोगे कि वो 2 राज्यों का प्रशासन संभाल रहा है तो वेतन डबल होना वाजिब है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई राज्यपाल है, वो पंजाब का भी राज्यपाल है और हरियाणा का भी राज्यपाल है, दोनों राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया गया व्यक्ति, तो दोनों राज्यों की संचित निधि में से आधा आधा जो है वो पैसा वहन किया जाएगा। दोनों राज्यों की संचित निधि में से आधा आधा मतलब है 1,75,00,000 तो पंजाब की संचित निधि में से दिया जाएगा और 1,75,000 जो है वो हरियाणा राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। इस तरह से जो है दोनों राज्यों की संचित निधि में विभाजन के रूप में उसको 1,75,000 रुपए प्रत्येक राज्य से प्राप्त होगा और उसका कुल वेतन कितना बन जाएगा, 3.5 लाख। और एक राज्य का है तो उसे उस राज्य की संचित निधि से 3.5 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। अब अगली बात आती है साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश की। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है? इसका वेतन होता है साथियों 2,80,000 प्रति महीना। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000। इसमें साथियों देखो एक प्रश्न और भी बन सकता है, हालांकि मैंने यहां लिखा नहीं है। प्रश्न आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। तो आपको यहां प्रश्न को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। आपको पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन अगर आपको मुख्य शब्द दे रखा है तो 2,80,000 आ जाएगा। अगर आपको अन्य न्यायाधीशों का वेतन यहाँ पूछा जाए तो उत्तर आएगा साथियों 2,50,000 प्रति महीना। यह आपको ध्यान में रखना है, 2,50,000 रुपए प्रति महीना जो है वो अन्य न्यायाधीशों का वेतन है। अब देखिए राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, मतलब राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है ये हमेशा आप याद रखिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को वेतन प्राप्त होता है वो ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का जितना वेतन होता है उतना ही वेतन राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। अब आप सोच रहे हैं कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है साथियों 2,25,000। 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश का होता है हाई कोर्ट के और अन्य न्यायाधीशों का होता है 2,25,000, 2,25,000। इसके अलावा 2,50,000 जो है वो वेतन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का भी होता है साथियों। आरबीआई के गवर्नर का वेतन जो है वो भी 2,50,000 होता है। इसके अलावा जो है सीएजी जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसका वेतन भी 2,50,000 होता है। तो जाहिर सी बात है आपको ये द्वितीय अनुसूची समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची या तृतीय अनुसूची। अब देखिए साथियों तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है। तो तृतीय अनुसूची में क्या बात कही गई है, जिन पदाधिकारियों का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है और उन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है, उन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा जो शपथ ली जाती है उस शपथ के प्रारूप का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ प्रारूप का जो उल्लेख है वो किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में आपको कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं, वेतन भत्ते, वेतन, ठीक है ना। सबसे पहली अनुसूची में क्या ध्यान में रखना है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले एक बेरोजगार युवा जो मेहनती है, कर्मठ है, प्रयास कर रहा है, उसका सपना होता है कि वो बहुत अच्छा वेतन प्राप्त करे और बहुत अच्छा वेतन प्राप्त करेगा तो उसको
नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी करनी पड़ेगी तो उसकी शपथ होगी, उसे शपथ लेनी होगी। तो ये ऐसा कुछ आप घटनाक्रम बनाते चलिए जिसके आधार पर आपको सारी के सारी अनुसूचियों के बारे में पता चलता रहे। तो तृतीय अनुसूची में जो है वो शपथ प्रारूप जो है जो उसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए साथियों, शपथ ली जाती है ईश्वर के नाम की। शपथ जो ली जाती है वो ईश्वर के नाम की ली जाती है। इसके अलावा शपथ ली जाती है सत्यनिष्ठता की। दो बात, शपथ ली जाती है संविधान के परिरक्षण की या संरक्षण की, और शपथ ली जाती है लोगों के कल्याण में लगे रहने की। ये आपको चारों जो कंसेप्ट हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। ईश्वर के नाम की शपथ ली जाती है, सत्यनिष्ठता की शपथ ली जाती है, संविधान के परिरक्षण, संविधान के संरक्षण की शपथ ली जाती है, और भारत के लोगों के लिए अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्यों में प्रयासरत रहने की जो है वो शपथ ली जाती है। तो ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न और ज्यादा गहराई से आएगा तो इनमें से पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखो साथियों, अगली जो बात आएगी वो है अपनी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या बात कही गई है, देखिए। राज्यसभा में भारत के राज्यों के लिए सीटों का विभाजन। एक शब्द आपको पकड़ना है, राज्यसभा। भारत का जो उच्च सदन है, स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, राज्यों का निर्वाचित सदन है, राज्यसभा। इस राज्यसभा में भारत के अलग अलग राज्यों से कितनी सीटें निर्धारित की जाएंगी, समय समय पर इनमें बदलाव किया जाएगा, तो वो सारा का सारा जो मामला जो दर्ज होता है वो होता है साथियों चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में भारत के राज्यों के लिए सीटों के विभाजन से संबंधित है। आप सभी जानते हैं इसका जो आधार होता है वो जनसंख्या होता है। चाहे आप लोकसभा की बात करो, चाहे आप राज्यसभा की बात करो, सबसे अधिक जो सीटें जो आती हैं या सबसे अधिक सदस्य जो दोनों संसद के सदनों में आते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के आते हैं। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से जो है वो 10 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और इसके अलावा लोकसभा के लिए राजस्थान जो राज्य है वो कितने सांसद रखता है? 25 रखता है। उसी तरह से है ये। तो यहाँ केवल राज्यसभा की बात की गई है। आप ये मत कर दीजिएगा कि संसद में भारत के राज्यों के लिए सीटों का विभाजन चौथी अनुसूची में दिया गया है। यह वाकई गलत है। अगर यहाँ पर संसद आ रहा है मतलब यहाँ पर लोकसभा भी आ रहा है साथियों, जबकि हमें करना क्या है, विशेष ध्यान में क्या रखना है? राज्यसभा के बारे में विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद में आती है अपनी पांचवी अनुसूची। फिफ्थ जो शेड्यूल है वो क्या बात कहती है? यह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन के संदर्भ में। तो साथियों देखो सीधी सी बात है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का
संपूर्ण भारत में प्रशासन संचालित किए जाने से संबंधित अनुसूची है 5वीं अनुसूची। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति तथा जनजातीय प्रशासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो यह संपूर्ण भारत के संदर्भ में साथियों आपको विशेष ध्यान में रखना है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची लगभग सेम सी है। 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि पूरे भारत में एससी एसटी प्रशासन किस तरह से संचालित किया जाएगा, उसका उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। अब जो 6ठी अनुसूची है वो इससे डिफरेंट कैसे है, थोड़ी सी डिफरेंट है। 6ठी जो अनुसूची है वो भारत के केवल 4 राज्यों का ही उल्लेख करती है। 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, पूरे भारत में एससी एसटी प्रशासन का उल्लेख करता है 5वीं अनुसूची। 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों में एससी एसटी प्रशासन का उल्लेख किया गया है। वो 4 राज्यों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वो एकदम जो है वो भारत के पूर्ववर्ती राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये साथियों आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं। इसमें जो प्रश्न आएगा 6ठी अनुसूची में तो वो इन राज्यों के संदर्भ में ही पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्यों का उल्लेख अनुसूचित जाति और जनजातीय प्रशासन के संदर्भ में 6ठी अनुसूची में मिलता है। तो 6ठी अनुसूची आप समझ रहे होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के संदर्भ में विशेष प्रावधान है भारत सरकार के द्वारा। तो इनका उल्लेख जो किया गया है ये किया गया है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। अब देखिए साथियों, 5वीं और 6ठी अनुसूची आप समझ गए। 5वीं अनुसूची है संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति और जनजातीय प्रशासन से संबंधित उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में विशेष प्रावधान किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे साथियों अगली है 7वीं अनुसूची। देखिए साथियों, 7वीं जो अनुसूची है वो है सूचियों से संबंधित। इसमें आप समझ लीजिए इन सूचियों के बारे में, क्योंकि फिर आपके सामने अलग से सूचियों को लेकर कोई वीडियो प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यहां मैं आपको सारी की सारी जानकारियां दे रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, देख लीजिए, और यदि आप आवश्यकता महसूस करते हैं तो इस तरह की सारणी अपनी कॉपी में बना सकते हैं या याद कर सकते हैं। देखिए साथियों, प्रश्न आता है सूचियों को बोला जाता है लिस्ट। सूचियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है या कौन सी अनुसूची में सूचियों का उल्लेख मिलता है, तो वो है 7वीं अनुसूची। पहला प्रश्न। अब देखिए इसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है। संघ सूची, जिसे कहा जाता है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी होती है साथियों समवर्ती सूची। संघ सूची को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, राज्य सूची को कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची को कहा जाता है कॉनकरेंट लिस्ट। अब देखिए साथियों, इसमें मैं आपको 3-4 बिंदु बताऊंगा, वो आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात कि संघ सूची क्या होती है। संघ सूची या केंद्र सूची कौन सी होती है? वह सूची जिसमें आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद
या भारत सरकार को होता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, वो सूची जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर, जिस सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को या भारत सरकार को, संसद कह लूं या भारत सरकार कह लूं या केंद्र सरकार कह लूं, एक ही बात है। तो वह सूची जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद या भारत सरकार को प्राप्त होता है, वो कहलाते हैं केंद्र या संघ सूची के विषय। अब देखिए इसी तरह से है, राज्य सूची के विषय कौन से होते हैं? वह सूची जिसमें आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार को होता है। तो जहां केंद्र में संसद है, वहीं संसद के समान राज्यों में क्या है? राज्यों में उसी संसद को कहा जाता है विधानमंडल। तो जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार को होता है, उसको क्या कहा जाता है? राज्य सूची के विषय। तीसरी बात आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? वह सूची जिसमें आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को होता है। यह आपको ध्यान में रखना है, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष बात और आती है साथियों, जैसे राज्य सूची की मैंने बात बताई कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल बनाता है। विधानमंडल का गठन जो है वो एक सदन या दो सदन से हो सकता है। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन है विधानमंडल में, विधानसभा, और कुछ राज्य हैं जिनमें जो है विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। तो देखिए साथियों, अगर देश में आपातकाल चल रहा है, आपातकालीन स्थिति है, तो इस स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है संसद को। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी देश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि राज्य की जो मशीनरी है, राज्य सरकार है, वो तो बर्खास्त हो जाती है, विधानमंडल भंग हो जाता है। इस स्थिति में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? संसद को प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए साथियों, समवर्ती सूची के संदर्भ में एक बात आती है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडलों के मध्य मनमुटाव की स्थिति आ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा साथियों? संसद का कानून हमेशा लागू होगा। संसद और राज्य विधानमंडल के बीच में यदि सहयोग बना रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति आएगी तो किसका कानून प्रभावी माना जाएगा समवर्ती सूची के संबंधित विषय पर? तो वो माना जाएगा संसद का कानून। ये बात आप तीनों समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद में जो है अगली जो बात अपन लेंगे इसके अंदर, वो लेंगे विषयों की संख्या की। सबसे ज्यादा जो है यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें भी देखिए साथियों, दो पक्ष अपन लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो पक्ष क्या हैं, तो कई भाई बंधु समझ भी गए होंगे। एक अपन पक्ष लेंगे मूल संविधान का और एक लेंगे वर्तमान का। ध्यान में रखिए, अगर आपको मूल संविधान या पूछ लिया जाए संविधान में संघ सूची के विषयों की संख्या थी माने वो पहले की पूछ रहा है संविधान लागू होने के समय की, तो मूल संविधान कहा जाता है संविधान लागू होने के समय की बात पूछे तो उस समय थे 97 विषय। वर्तमान में हो गए हैं संघ सूची में विषयों की संख्या 100। इसी तरह से राज्य सूची में जो है वो मूल संविधान में विषयों की संख्या थी 66 और वर्तमान में ये घटकर कितने हो गए हैं? ये घटकर हो गए हैं 61। तो देखिए संघ सूची में तो वृद्धि हुई है, 3 बढ़े हैं, 97 से 100 हो गए हैं, और यहाँ पर जो है वो संख्या घटी है, 5 घट गए यहाँ पर। वर्तमान में 61 है, पहले 66 थे। इसी तरह से समवर्ती सूची में जो है विषयों की जो संख्या साथियों वो 47 थी मूल संविधान में, और वर्तमान में ये बढ़कर कितनी हो गई है? ये बढ़कर हो गई है 52। ये आपको विशेष जो है बात ध्यान में रखनी है, संख्यात्मक बात है, हर परीक्षा में पूछी जाती है। अब अपन थोड़े से उदाहरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे आपको दे दिया जाता है रक्षा, एक आपको दे दिया जाता है स्थानीय स्वशासन, एक आपको दे दिया जाता है शिक्षा,
और एक आपको दे दिया जाता है पुलिस। और प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो समवर्ती सूची का शिक्षा है। किसी भी संदर्भ में आ सकता है प्रश्न, जरूरी नहीं कि समवर्ती सूची का ही पूछा जाए आपसे। तो देखो उदाहरण क्या है, 5 में उदाहरण बता रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में आते हैं। रक्षा, गृह विषय, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, राष्ट्रीय राजमार्ग। ये जो विषय हैं ये कौन से विषय हैं? संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। ये सारे विषय इंपॉर्टेंट है साथियों। रक्षा भी पूछा जाता है, विदेशी मामले पूछा जाता है, मुद्रा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सारे। इसके अलावा राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय कौन से हैं? पुलिस है, जेल है, न्याय है, कृषि है, स्थानीय स्वशासन है। ये जो विषय हैं ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। अब तीसरी जो है समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत देखो साथियों कौन से विषय आते हैं। शिक्षा, वन, विवाह, वन्य जीवों का संरक्षण, पुस्तकें, समाचार पत्र, खेल। ये जो प्रमुख विषय हैं ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब देखिए साथियों, ये आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बढ़ता है यहां से कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत राज्य सूची के 4 विषयों को समवर्ती सूची में रख दिया गया था। तो देखिए, शिक्षा, वन, विवाह और वन्य जीवों का संरक्षण, ये जो 4 विषय हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर कौन सी सूची में डाल दिए गए थे? समवर्ती सूची में। तो कौन से वो विषय हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के स्थान पर समवर्ती सूची में रखे गए? शिक्षा, वन, विवाह और वन्य जीवों का संरक्षण। ये आपको चारों विषय विशेष रूप से ध्यान में होने चाहिए क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सूची परिवर्तित किए गए थे। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपना बात जो करेंगे वो करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। आठवीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो है वो साथियों संबंधित है भाषा से। तो यहां पर केवल इतनी सी बात नहीं है कि भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। यहां पर देखिए, इसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में संविधान लागू होने के समय भाषाओं की संख्या थी 14। यह आपको ध्यान में रखना है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। ये दो तथ्य तो जो आपको प्रारंभिक रूप से ध्यान में रखने हैं कि पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 22। अब देखिए, ये जो आगे जो भाषाएं बढ़ी हैं, 14 के बाद में जो भाषाएं बढ़ी हैं, ये 8 भाषाएं, इनके बारे में प्रश्न आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो 3 संविधान संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान में जिनके तहत ये भाषाओं की संख्या बढ़ी है। एक तो है 21वां संविधान संशोधन, ये हुआ था साथियों 1967 में। और इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किसको शामिल किया गया? सिंधी भाषा को। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आता है, 4 भाषाएं दे दी जाती है, भारतीय संविधान में शामिल होने वाली प्रथम भाषा कौन सी थी? तो शामिल होने वाली, ये तो मूल संविधान में थी 14, शामिल होने वाली पहली भाषा कौन सी थी? वो थी सिंधी भाषा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसके बाद में जो दूसरा है वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वां जो संविधान संशोधन है साथियों, वो 1992 में हुआ था।
और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए कौन कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये आपको ध्यान में रखनी है। तीनों की तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में और जोड़ा गया और इन 3 भाषाओं को जोड़कर जो भाषाओं की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। इसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन। ये आपको सभी ध्यान में रखना है साथियों। 92वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था 2003 में और इसके तहत जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और शामिल किया गया। कौन सी थी वो 4 भाषाएं? ये आपको ध्यान में रखना है। नवीनतम जुड़ी गई 4 भाषाएं तो ये है डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। ये 4 भाषाएं जो हैं ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं हैं? डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथाली भाषा और बोडो भाषा। और वर्तमान में भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कुल कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 22। ये आपके समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है। अब अगली अपन बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। तो मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियां बकायदा उल्लेखित थी। अब संविधान में जुड़ने वाली जो पहली अनुसूची थी वो थी 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची देखिए साथियों किससे संबंधित है? तो इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ध्यान में रखनी है कि 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई थी और भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित है। आपको इसमें एक शब्द ध्यान में रखना है, भूमि सुधार। भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित अनुसूची है 9वीं अनुसूची और इसमें जो है 284 अधिनियमों को स्थान दिया गया है। 284 अधिनियमों को इसमें शामिल किया गया है। प्रारंभ में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि इन अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन बाद में ये भी कह दिया गया कि इन अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद में है साथियों 10वीं अनुसूची। 10वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है दल बदल से और ये जो अनुसूची है साथियों ये जोड़ी गई थी 85वें संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इस 52वें संविधान संशोधन के तहत ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित। क्योंकि इस समय जो है भारतीय राजनीति में काफी हद तक जो है दल बदल सदस्यों के द्वारा किया जा रहा था और वर्तमान में भी हो रहे हैं, बहुत ही कम हो रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में जो है वो दल बदलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में जो है ये संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा कि कोई भी व्यक्ति जो है यदि दल बदल करेगा सत्ता प्राप्त करने के पश्चात तो संबंधित व्यक्ति की जो सदस्यता है वो किस प्रकार से रद्द की जा सकती है। बहुत सारे प्रावधान है इसके संदर्भ में, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन इसमें एक बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है कि दल बदल पर कानूनी रोक लगाई गई है 10वीं अनुसूची में 52वें संशोधन के तहत। लेकिन एक बात साथियों और भी आती है परीक्षा में कि यदि कोई किसी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य अगर किसी अलग दल को स्थापित करना चाहे तो ये अयोग्यता उन पर लागू नहीं होगी। यदि किसी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य मिलकर अलग पार्टी बनाते हैं तो उन पर दल बदल की अयोग्यता कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, वो अलग पार्टी बना सकते हैं। अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 1992-93 में पारित किए गए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप देख लीजिए इसमें मेन बात यही है कि कौन से संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी
आप परीक्षाओं में कई बार तो साथियों 1992 आ जाता है, कई बार 1993 आ जाता है, तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है ये संसद में लाया गया था 1992 में और ये पारित हुआ था 1993 में। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित आप बताओगे? वो है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अब देखिए साथियों, आखिरी जो अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। एक आपको बात और भी ध्यान में रखनी है, 11वीं अनुसूची में जो है वो 29 विषयों का उल्लेख किया गया पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन में। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कितने विषयों का उल्लेख मिलता है पंचायती राज संस्थाओं के तहत, तो 29 विषयों का उल्लेख है। अब है 12वीं अनुसूची। 12वीं जो अनुसूची है ये संविधान में जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यह भी साथियों कब हुआ था? 1992-93 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय संस्थाओं या नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा, मेन बात देखिए साथियों आपको यह ध्यान में रखना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय संस्थाओं या प्रशासन से संबंधित है। नगरीय संस्थाओं और प्रशासन को इसके तहत जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो साथियों ये थी हमारे संविधान में वर्णित होने वाली 12 अनुसूचियों की। हमने विस्तार से सारी अनुसूचियों की बात कर ली है। अब आप इसको अच्छी तरह 1-2 बार वीडियो को आप अच्छी तरह देखेंगे तो सारी की सारी जो है अनुसूचियां आपके समझ में आ जाएंगी। और जाहिर सी बात है याद करने की जो ट्रिक है वो है आप शब्दों को पकड़िए। जैसे प्रथम अनुसूची में आप भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समझिए, दूसरे में आप वेतन भत्तों को पकड़िए, तीसरे में आप शपथ प्रारूप को पकड़िए, चौथे में आप राज्यसभा में स्थानों के विभाजन को पकड़िए, पांचवें में जो है आप सभी राज्यों में SC/ST प्रशासन से संबंधित बात करो, छठे में जो है वो असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में जो है SC/ST प्रशासन की तरफ ध्यान दो। सातवां जो है उसमें सूचियों का उल्लेख है, आठवीं जो है वो भाषा से संबंधित है, 9वीं जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है, और 12वीं जो अनुसूची है वो नगरीय प्रशासन या नगरीय संस्थाओं या नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। तो साथियों ये है भारतीय संविधान के निर्माण में आज का हमारा टॉपिक, भारत में संविधान में उल्लेखित अनुसूचियां। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो साथियों अधिक से अधिक लाइक करें, अपने साथियों के मध्य वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित होने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।